नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बीम एक जीनियस पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के टॉप 50 प्रश्न के बारे में, जो कि यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, एसएससी जीडी, यूपीपी कांस्टेबल, यूपी टेट तथा अन्य सभी एग्जाम जिनमें हिंदी आती है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थोड़ी देर के लिए बने रहें मेरे साथ। बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। शब्द या भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो देखिए, शब्द या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कही जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा की मूल इकाई किसे कहते हैं? तो देखिए, भाषा की मूल इकाई ध्वनि को कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देखिए, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला में टोटल वर्ण होते हैं 52। उच्चारण के आधार पर वर्ण होते हैं 45। देखिए, अगर 45 ऑप्शन में नहीं होता है तो हमारा आंसर 47 होता है। अब बात करते हैं वर्णमाला में व्यंजन होते हैं 33। कुल व्यंजन होते हैं 35। वर्णमाला में स्वर होते हैं 11। कुल स्वर होते हैं 13। उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 10। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो देखिए, छह ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि छह वर्ण किस किस से मिलकर बना होता है। तो देखिए, ये कै प्लस से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या क्या है? तो देखिए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो देखिए, कंठ्य ध्वनियाँ होती हैं, एक तो का वर्ग कंठ से बोला जाता है, और दो स्वर छोटा आ और बड़ा आ, इनका उच्चारण भी कंठ से होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन सी द, ये एक प्रकार का व्यंजन है जो कि जिसका उच्चारण दंत से होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण अंग और आ होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो देखिए, दीर्घ स्वर नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ई, ये एक प्रकार का ह्रस्व स्वर है और इसका उच्चारण तालु से किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो देखिए, संयुक्त स्वर होते हैं ए, ओ और औ, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य, और ये वाले दोनों कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसलिए इन्हें कंठोष्ठ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वित्व व्यंजन किसमें है? तो देखिए, द्वित्व व्यंजन यानी कि दो व्यंजन एक साथ हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? दिल्ली में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक तो ह्रस्व होते हैं, और एक दीर्घ होते हैं, और प्लुतः होते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुतः स्वर में 3 मात्राओं का समय लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो देखिए, दंत्य वर्ण तय वर्ग दंत की सहायता से बोला जाता है, तय थ द ध आदि ये सभी दंत से बोले जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ट। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो देखिए स्वर ध्वनि के मैंने आपको अभी बताया, स्वर ध्वनि 3 प्रकार की होती है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए जिह्वा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। देखिए एक तो अग्र होते हैं, एक मध्य होते हैं और एक पश्च होते हैं। अब बात करते हैं कि अग्र कौन कौन से होते हैं। तो अग्र देखिए ई, ई, ए, ऐ, ये अग्र स्वर होते हैं। और मध्यम से एकमात्र स्वर बोला जाता है छोटा आ, तो ये मध्य से बोला जाता है। बाकी शेष स्वर जितने भी बचते हैं वो पश्च स्वर होते हैं, यानी कि उनका उच्चारण स्थान जीभ के पिछला भाग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तालव्य वर्ण है। तो देखिए तालव्य वर्ण यानी कि जिसका उच्चारण तालुस की सहायता से होता है। तो देखिए छोटा आ, बड़ा आ ये कंठ की सहायता से बोले जाते हैं, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ ये ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, और री ये मूर्धा की सहायता से बोला जाता है, और छोटी ई, बड़ी ये तालु की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो देखिए हिंदी शब्दकोश के अनुसार छह का क्रम कै के बाद आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब बात कर लें कि छह किन वर्णों से मिलकर बना होता है। तो ये कै प्लस से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका उच्चारण हिंदी शब्दकोश के अनुसार कै के बाद आता है। अगला प्रश्न है, कै, गे, जै, फै ध्वनियाँ किसकी है? तो देखिए ये सभी अरबी फारसी ध्वनियाँ होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? यानी कि वो वर्ण बताना है आपको जिसका उच्चारण ओष्ठ की सहायता से नहीं किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं ओष्ठ की सहायता से किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो देखिए ओष्ठ की सहायता से पै वर्ग का उच्चारण किया जाता है। पै, फै, बै, भै, मै आदि ये सभी ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बै ये एक प्रकार का अंतस्थ व्यंजन है, और इसका उच्चारण दंत और ओष्ठ की सहायता से किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो देखिए अब हम बात करते हैं कि दंत्य वर्ण होते कौन कौन से हैं। तो देखिए तय वर्ग दंत की सहायता से बोला जाता है। तो तय, थे, दै, धै, न आदि ये सभी दंत की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, पै, क्योंकि पै का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन से हैं? तो देखिए अघोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए अब बात कर लेते हैं हम स्वर की। तो देखिए सारे के सारे स्वर हमारे सघोष होते हैं, और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होते हैं, और है ये भी सघोष होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, से ये अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण कंठ प्लस तालु की सहायता से बोला जाता है? तो देखिए कंठ और तालु की सहायता से ए बोला जाता है, क्योंकि ये छोटा आ प्लस ई की सहायता से मिलकर बना होता है। अब देखिए छोटा आ कंठ से बोला जाता है, और ई तालु से बोली जाती है, तो इसलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। अगला प्रश्न है, ओ के उच्चारण डैश और की सहायता ली जाती है। तो देखिए आपको बताना है कि ओ के उच्चारण में हमें किस किस की सहायता ली जाती है। तो देखिए ओ ये छोटा आ और ऊ
की सहायता से मिलकर बना होता है। तो देखिए छोटा आ कंठ से बोला जाता है और ऊ ओष्ठ से बोला जाता है। तो इसलिए जो ओ है उसको उच्चारण करने में हमें कंठ और ओष्ठ की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए संयुक्त व्यंजन नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, छः। ये एक प्रकार का स्पर्श व्यंजन है, बाकी ये सभी तीनों संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है, ई च छ ज व आदि का उच्चारण किससे होता है? तो देखिए इन सभी का उच्चारण कंठ की तालु की सहायता से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर लय किस किस प्रकार की ध्वनि है? तो देखिए प्रयत्न के आधार पर लय एक पार्श्विक ध्वनि है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये रे लय में किस वर्ग के व्यंजन है? तो देखिए ये रे लय में ये एक प्रकार के अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए अनुनासिक व्यंजन वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो देखिए छह ध्वनि का उच्चारण स्थान, अब बात करते हैं छह आता किस किस वर्ग में है? तो देखिए कै वर्ग, कै कै गै घै ये आदि इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब बात कर लेते हैं च वर्ग, च छ जय झ ये ये सभी इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, तालव्य। अगला प्रश्न लेते हैं, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो देखिए वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, यानी कि हमें उन वर्णों को बताना है जो स्त्रीलिंग है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इनकी सहायता से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे स्त्री, नदी आदि ये सभी बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो देखिए किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो देखिए री की मात्रा होती है ये वाली इस प्रकार से। तो देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो कंस में री स्वर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए तालव्य व्यंजन यानी कि वो व्यंजन जिनका उच्चारण तालु की सहायता से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, च छ जय झ इन सभी का उच्चारण तालु की सहायता से किया जाता है। बात करते हैं ऑप्शन ए की, कै ख गै घ इनका उच्चारण कंठ की सहायता से किया जाता है। अब बात करते हैं तै थ दै ध की, ये दंत की सहायता से बोले जाते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, पै फै बै भै ये सभी ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें ओष्ठ की सहायता लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो देखिए अयोगवाह विसर्ग होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो देखिए री की मात्रा का प्रयोग मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि री की मात्रा कुछ इस प्रकार से होती है। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, दृष्टि। दृष्टि में ही री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो देखिए एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन जैसे इस प्रकार से ले लीजिए का, इसमें दो वर्णों का मेल हुआ है, एक तो कै प्लस ए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दंत्य ध्वनियाँ हैं? तो देखिए दंत से बोले जाने वाले वर्ग होता है तय वर्ग।
तै थे दै धै नै ये आदि सभी दंत की सहायता से बोली जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर कौन सा वर्ण कंठ है? तो देखिए कंठ की सहायता से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? एक तो का वर्ग कंठ की सहायता से बोला जाता है, और छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों स्वर भी कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग। अगला प्रश्न है, हिंदी की श ध्वनि का उच्चारण स्थान है? तो देखिए बोलकर देख लीजिए, श श, तो ये तालव्य वर्ण है। इस तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात करते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो देखिए च, छ, ज और झ, ये चारों स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, अर्ध स्वर किसे कहा जाता है? तो देखिए अर्ध स्वर य और बै को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी व्यंजनों का समूह है? तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि च, छ, ज, झ, ये चारों स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्लुतः स्वर का प्रयोग किया गया है? तो देखिए मैंने आपको पहले बताया कि प्लुतः स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, और इनकी एक खास पहचान होती है कि इसमें 3 बीच में लिखा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ओम हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जीवा के मध्य भाग से बोला जाता है? तो देखिए मैंने आपको बताया कि जीवा के मध्य भाग से एकमात्र स्वर बोला जाता है छोटा आ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जीवा के अगले भाग से बोला जाता है? तो देखिए मैंने आपको बताया कि जीवा के अगले भाग से 4 स्वर बोले जाते हैं, ई, ए और ए। ये चारों स्वर जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उच्चारण के स्थान पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए उच्चारण के स्थान पर स्वरों की संख्या 10 होती है। अब अगर वो पूछ लेता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा आंसर 11 हो जाता। अगर वो पूछता है कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा आंसर 13 हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न, लेखन या परंपरागत आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए लेखन या परंपरागत आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाता है। निम्नलिखित में से यण व्यंजन का समूह कौन सा है? तो देखिए यण व्यंजन का समूह य, रै, ल, व को यण व्यंजन कहा जाता है, और इनको यण व्यंजन पाणिनि के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, य, रै, ल, व को यण व्यंजन किसके द्वारा कहा गया है? देखिए मैंने आपको अभी बताया कि य, रै, ल, व को यण व्यंजन पाणिनि के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिथिल स्वर नहीं है? तो देखिए शिथिल स्वर 3 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। ये तीनों शिथिल स्वर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ओ, ये मध्य स्वर होता है। अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकारांत शब्द है? तो देखिए अकारांत शब्द वो होते हैं जिनका अंत छोटे आ पर होता है। ऐसे ही उकारांत शब्द वो होते हैं जिनका अंत ऊपर होता है। वैसे ही ईकारांत शब्द होते हैं जिनका अंत ई पर होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरल। देखिए सरल का जो अंत है वो छोटे आ पर हो रहा है, ये अकारांत शब्द है।
देखिए मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि इस वीडियो में कहीं कमी रह गई है तो वो आप मुझको कमेंट में बता दीजिए, ताकि उसको अगली वीडियो में ठीक किया जा सके। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो उसको भी लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी रिवीजन हो सके। धन्यवाद।